शौर्य फिल्म में के सर का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि दुश्मन केवल बॉर्डर के बाहर नहीं होते, घर के अंदर भी होते। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। नक्सल घर के ही दुश्मन है जो दीमक की तरह घुसे हुए हैं सिस्टम में और सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। आइए जानते हैं नक्सल के पीछे की कहानी। एटीन्थ और 19th सेंचुरी में जो वस्तुएं हाथों से बनती थी विलेज के अंदर, वो अब फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा बनने लगी थी। तो विलेजर्स गांव छोड़कर सिटीज़ में जाने लगे काम की तलाश में। तो ये जो फैक्ट्रीज़ के मालिक थे, पावर और रिसोर्सेज पर इनका पूरा कब्जा था। ये मज़दूरों का फ़ायदा उठाते हैं और इनको पैसे बहुत कम देते थे और काम भी बहुत ज़्यादा करवाते थे। ये सब देखकर जर्मनी के फिलोसोफर कार्ल मार्क्स एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा था कि अगर ये सिस्टम ऐसा ही चलता रह गया तो अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। तो वो इसमें लिखते हैं कि ये जो पावर और रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे हैं, इन पावर और रिसोर्सेज हमें लड़कर लेनी चाहिए। तो एक कम्युनिस्ट का झंडा बनता है, खून के रंग से कम्युनिज्म के लोगों को जोड़ा जाता है। 12 फरवरी 1848 को ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश होती है। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट 1917 में रशियन एम्पायर में व्लादिमीर लेनिन करता है। वहाँ पर वो किसानों की गोरिल्ला आर्मी बनाकर प्रोटेस्ट करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है। ये पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो इस थ्योरी के दम पर बनी थी। उसके बाद इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डरने लगी थी कि इंडिया में गरीब किसानों और मज़दूरों का नंबर बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन रही है तो इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने के चांस बहुत ज़्यादा थे। तो ब्रिटिशर्स जो कम्युनिस्ट थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको रोकती थी। लेकिन एक इंडिया के अंदर थिंकर था जिसका नाम था M.N. रॉय। वो सोवियत यूनियन यानी USSR जाता है और वहाँ पर अपने साथ दो बंदों को ले जाकर कम्युनिज्म के बारे में सब कुछ सीख कर दो बंदों को भेज देता है वापस इंडिया। और वहीं से 20 अक्टूबर 1920 को वो वहीं से CPI लॉन्च करता है। लेकिन वो जो दो बंदे भेजता है वो इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते हैं और इंडिया में CPI का ठीक ठाक बेस बन जाता है। CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद कानपुर में 5 साल बाद यानी 1925 को CPI ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाती है। इस लॉन्च के बाद ब्रिटिशर्स 1934 को CPI को वापस बैन भी कर देते हैं। लेकिन बैन होने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इंडिया के अंदर ज़मींदारी सिस्टम का बोलबाला था। ज़मींदारी सिस्टम में बेसिकली होता ये था कि जिस व्यक्ति की ज़मीन है उसको जो फसल प्रोड्यूस हो रही है उसका मिलेगा 50% और जो 50% बचा उसका 40% मिलेगा ब्रिटिश सरकार को और 10% मिलेगा उस किसान को जो उस पर खेती कर रहे हैं। तो ज़मींदारी सिस्टम से तंग आकर हैदराबाद के तेलंगाना रीजन में 5000 किसान और मजदूर मिलकर एक गोरिल्ला आर्मी इस्टेब्लिश करते हैं। ये गोरिल्ला आर्मी ज़मींदारों के घरों पर हमले करने लगती है, लैंड रिकॉर्ड्स जला देती है और बहुत सारे बड़े बड़े हमले ये गोरिल्ला आर्मी करती है और तेलंगाना रीजन का पूरा एरिया CPI अपने कब्जे में ले लेती है और 4 लाख हेक्टर ज़मीन CPI गरीब किसानों में बांट देती है। अब तेलंगाना रीजन का पूरा एरिया तो CPI ने कब्जा कर ही लिया था कि CPI ने एक सभा बना रखी थी, ऑल इंडिया किसान सभा। ये ऑल इंडिया किसान सभा वेस्ट बंगाल में तिभागा मूवमेंट स्टार्ट करती है। तिभागा मूवमेंट का मतलब था 3 पार्ट्स, यानी जो किसान खेती कर रहा है उसको फसल प्रोड्यूस्ड होने के बाद 2 पार्ट किसान को मिलना चाहिए और 1 पार्ट ज़मींदार को मिलना चाहिए। लेकिन ये तिभागा मूवमेंट वेस्ट बंगाल में था और 15 अगस्त 1917 को देश को आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी मिलने के बाद वेस्ट बंगाल का पार्टीशन हुआ और ये वेस्ट बंगाल का भाग ईस्ट पाकिस्तान में बंट गया। तो ये तिभागा मूवमेंट आधा ईस्ट पाकिस्तान में रह गया। इसकी वजह से तिभागा मूवमेंट तो वहाँ पर रुक जाता है।
लेकिन तिभागा मूवमेंट रुकने के बाद इंडिया में जो सीपीआई थी वो कहती है कि ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये भी ब्रिटिश सरकार की तरह ही है, ये भी ज़मींदारी सिस्टम रखती है। 1 अक्टूबर 1949 को चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी के दम पर। वो एक गोरिल्ला आर्मी बनाता है और चाइना के अंदर बनती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। The biggest nation on earth, China, is in turmoil. Is China's aging leader, Mao Zedong, losing control? Has Mao gone mad, driven perhaps to megalomania by the hysterical adulation of the teenage Red Guard? Mao had decided to mobilize the young people as the driving force of a vast campaign to purify the Communist Party. There was to be a new revolution, a cultural revolution. उसके बाद 1951 को जनरल इलेक्शन होने थे, उसमें सीपीआई खड़ी होती है। सीपीआई कहते हैं हम डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में आएंगे। तो सीपीआई इलेक्शन में खड़ी तो हो गई, लेकिन सीपीआई के कुछ मेंबर जैसे चारू मजूमदार इलेक्शन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें लड़कर ही सत्ता में आना चाहिए। तो 1951 को तो सीपीआई इलेक्शन में खड़ी हुई और सबसे बड़ी पार्टी भी बनी, सेकंड नंबर पार्टी, सेकंड हाईएस्ट वोट उसी को मिले। तो सीपीआई 1951 में जनरल इलेक्शन में खड़ी होती है और सेकंड नंबर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो चारू मजूमदार कहता है कि हमें चाइना की तरह, माओ जेडोंग की तरह सत्ता में आना चाहिए। तो चारू मजूमदार 8 डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है। उन 8 डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा कि कैसे हम लड़कर सत्ता में आ सकते हैं। तो अब ये 8 डॉक्यूमेंट थे वो पूरे देश में गरीबों के पास फैल ही चुके थे कि एक गांव था वेस्ट बंगाल के अंदर नक्सलबारी, जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल्स ही रहते थे। उस गांव में एक विमल किसान नाम का व्यक्ति खेत पर खेती करता है और उस पर एक ईश्वर तिर्के नाम का व्यक्ति उस लैंड पर कब्जा कर लेता है। तो विमल किसान जाता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई सुनवाई उसकी होती नहीं है और वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है। उसी टाइम 1969 में सीपीआई वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत जाती है और जो केस फाइल की थी उसने, उसका रिजल्ट आता है और विमल किसान को लैंड की ओनरशिप में मिल जाती है। तो विमल किसान बड़ा खुश जा रहा है भैया अपने खेत में खेती करने के लिए, लेकिन ईश्वर तिनके नाम के व्यक्ति और उसके आदमियों ने विमल किसान पर हमला किया और उसे खेत से भगा दिया। उसके बाद बेसिकली विमल किसान एक सीपीआई के लीडर जंगल संथाल के पास आता है। जंगल संथाल और चारू मजूमदार मिलकर उस जो ज़मींदार था ईश्वर तिर्के उस पर हमला कर देते हैं और बहुत बड़े बड़े हमले करके ये सारे ज़मींदार को वेस्ट बंगाल नक्सलबारी से हटा देते हैं, पुलिस को घुसने नहीं देते और यहीं से ये एक्टिविटी शुरू होती है और पूरे ये रेड कॉरिडोर आपको दिख रहा है इसमें फैल जाती है। बिहार, छत्तीसगढ़ में इसका बोलबाला बहुत ज़्यादा था, इसलिए क्योंकि ये नक्सलबारी गांव से स्टार्ट हुई थी इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ को नक्सल एक्टिविटीज़ कहा जाने लगा। और चाइना से रिलेट करके इन्हें माओवादी भी कहते थे, क्योंकि चाइना की तरह इनकी सोच थी कि लड़कर सत्ता में आना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये नक्सल इतना फैला कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के वहाँ के नेता महेंद्र कर्मा एक सलवा जुडू स्टार्ट करते हैं। सलवा जुडू में उन्होंने 18 से 19 साल के ट्राइबल्स को बंदूकें दे दी और कहा जहाँ नक्सल मिले मार दो। लेकिन सलवा जुडूम सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल होता है सलवा जुडूम के खिलाफ और सलवा जुडूम तो बैन हो जाता है और महेंद्र कर्मा को नक्सल मार देते हैं। बाकी आज की टाइम पे देखा जाए तो नक्सल धीरे धीरे कम हो रहे हैं और अमित शाह का कहना है कि 2026 तक नक्सल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको नक्सल के बारे में कुछ अच्छी सी बातें पता लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।